डायल 100 के द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत खूबसूरत है तेरी आंखें, कितनी चमक है तेरी आंखों में। जब तक मैं हूं तेरी आंखों की चमक कभी फीकी नहीं होने दूंगी। 3 गोलियां मारी उन लोगों ने। मुझे नहीं लगता वो जिंदा होगी। मैंने उसे जन्म दिया तब सोचा न था कि उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो जाएगी। हम अपने परिवार, गांव, पड़ोस, शहर, जिला, क्षेत्र, राज्य, द्वीप और जोन, इस सब को रिप्रेजेंट करने वाले तकरीबन 135 करोड़ भारतीय इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, तो समझना यह भी होगा कि कहीं हम उन आवाजों के मुरीद तो नहीं हैं जो सिर्फ बरगलाने के लिए उठती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। गायत्री, मैंने तुमसे कहा था ना कि ना तो गर्ल्स बॉयज रूम में बैठेंगी और ना ही बॉयज गर्ल्स रूम में। फिर तुम यहाँ क्यों बैठी? टीचर, गर्ल्स रूम की फ्रंट सीट खाली नहीं थी। मैं पीछे बैठ के आपको फॉलो भी नहीं कर पाती और मुझे समझ भी नहीं आता। देखो गायत्री, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। पर टीचर, गर्ल्स और बॉयज साथ में क्यों नहीं बैठ सकते? क्या हम जान सकते हैं कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? दरअसल गायत्री को लेकर हमारा एक कंसर्न है। कैसा कंसर्न? ये बहुत ही बेतुके सवाल करती है। आप इसे समझाइए कि ये सिर्फ वही सवाल करे जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि गायत्री ऐसे क्या बेतुके सवाल करती है जिसके लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया? ये बार बार बोलती है कि इसे बॉयज की रूम में बैठना है। पापा, बॉयज रूम की फ्रंट सीट खाली थी। मैं आगे बैठ के अच्छी तरह पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा। देखिए, अगर गायत्री बॉयज रूम में बैठकर पढ़ाई करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? आफ्टर ऑल आपका स्कूल कोएड है ना। बहुत फड़फड़ा रही है हमारी गुड़िया गायत्री महेश। उसे बताना होगा कि उसने अपना तरीका नहीं बदला तो उसकी हस्ती मिटने का वक्त नजदीक है। उसकी एक एक हरकत पर नजर रखो और काम कब करना है वो हम बताएंगे। बाप बेटी कुछ भी करते रहते। अपने टीचर को तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अपनी बेटी को भी तो कुछ सिखाओ। अरे सच में बहुत उल्टे सीधे सवाल करती रहती है। पता है आपको कल इसने मुझे क्या कहा? गायत्री बेटा, पापा को फोन करके देखना कब तक आएंगे, मुझे मार्केट जाना है। हेलो नाना जी, मापू जी अब घर कब आएंगे? नमस्ते पापा जी। हाँ, कैसे हो आप? वो गायत्री ने गलती से फोन लगा दिया था जी। मैं आपको बाद में फोन करूं? अच्छा ठीक है। अरे मैंने तुझे अपने पापा को फोन लगाने बोला था, तूने अपने नाना जी को स्टडी लगा दिया। माँ अपने पापा बोले तो मुझे कैसे समझेगा कि नाना को फोन करे पापा को? अरे पगली कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी समझती नहीं है। लेकिन माँ, पापा आपको मम्मी नहीं बुलाते, मंदिरा बुलाते, तो आप पापा को पुरुषोत्तम क्यों नहीं बुलाती? अरे गायत्री सही तो कह रही है। अरे तुम मुझे पुरुषोत्तम कह सकती हो। अरे आप इसके हर एक बात को सही ठहराते रहते हो। अरे लड़कियों का इतना बात करना अच्छा नहीं होता, कुछ भी बात करते रहते हो। पापा, माँ मुझसे इतनी गुस्सा क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हमें अपना सवाल पूछने का हक है। पापा, अगर हम किसी से सवाल पूछते वो हमसे नाराज हो जाते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खेद जताना चाहिए और उस व्यक्ति से माफी मांग के किसी बड़े व्यक्ति से अपना सवाल पूछना चाहिए। और हमें अपना सवाल तब तक पूछते रहना चाहिए
जब तक हमें उसका सही जवाब नहीं मिल जाता। पापा, आपको कोई सवाल है जिसका आपको उत्तर ना मिला हो? हाँ बेटा, ऐसा टाइम कई बार आया जब मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन उस समय पर आपको ऐसा करना चाहिए कि अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने चाहिए। कैसे? बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम समझोगे। ओके? ओके। मैडम, मेरा छोकरा लोग नजर रखा है उस पर। उसकी पल पल की खबर है मेरे पास। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम करके लौटूंगा। इनाम आप रेडी रखना। बड़ी जल्दी मच रही है तुझे, इसको समझा जरा, समझा दे इसको। यहाँ आदेश सिर्फ हम देते हैं, अपनी जबान और दिमाग कम चला। तुझे कब क्या करना है वो हम बताएंगे। नजर गड़ा कर रख उस पर। चल निकल यहाँ से। क्या सच का कोई पैमाना हो सकता है? क्या किसी को अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी से रोका जा सकता है? क्या सवाल करना गलत है या फिर चुप रहकर मूक दर्शक बने रहने में ही समझदारी है? गायत्री अपने पिता के विचारों और संस्कारों से प्रेरित थी, लेकिन सवाल को पूछने और सच को जानने का उनका सहज गुण गर्मजोशी का माहौल पैदा कर देता था। What nonsense! पापा, मुझे जितना गुस्सा उस लीडर पे आ रहा है ना, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने न्यूज़पेपर के एडिटर पे आ रहा है। उसने मेरी रिपोर्ट का वो हिस्सा ही काट दिया जिसमें मैंने उस लीडर और उसकी पार्टी के खिलाफ लिखा था। इट्स नॉट देयर। गायत्री बेटा, तुम क्यों ये खतरा मोल ले रही हो? घर में एक जर्नलिस्ट क्या कम था जो तू भी जर्नलिस्ट बन गई? मंदिरा, ऐसा मत बोलो। और गायत्री बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। और एक जर्नलिस्ट की लाइफ में अक्सर ऐसे हालात आते रहते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो आप? आपको तो जरा भी फिक्र नहीं है इसकी। लड़की चाहता है कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो। देख गायत्री बेटा, तू ये पत्रकार की नौकरी छोड़ दे। मामा ने तेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर लड़का देख रखा है और कल वो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है? माँ, मैं किसी डॉक्टर से शादी नहीं कर रही हूँ और प्लीज मुझे ये शादी के चक्करों से दूर रखो प्लीज। गायत्री, तुझे अगर लग रहा है कि तू मनमानी कर सकती है तो तेरा ये वहम है। कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, बस। माँ मेरी बात कुछ नहीं सुनना है। पापा ये देख बेटा, मुझे नहीं पता कि कब तेरे मामा और माँ ने लड़का देख भी लिया। वैसे लड़का दिखने में हर्ज क्या है? हो सकता है तुझे डॉक्टर पसंद आ जाए। गायत्री बेटा, उठ जाओ बेटा। लड़के वाले आ रहे हैं ना आज देखने तुझे। हाँ माँ, दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। ठीक है। गायत्री, हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना? अब देखना, वो डॉक्टर और उसकी फैमिली वाले इस परकटी को देखते रिजेक्ट कर देंगे। क्यों पापा? गायत्री बेटा, अपनी बात मनवाने के और भी कई तरीके थे। अपनी माँ को इस तरह से दुखी नहीं करना चाहिए था। अच्छा नहीं किया तुमने। सॉरी माँ, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, पर मैं किसी डॉक्टर से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ माँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? हर बार ये सब, शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा सुनिए, ये क्या बात कर रही है? माँ, मुझे पापा ने ही सिखाया है, सच बोलने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना पापा? माँ, मैं और चिंतन शादी करना चाहते हैं। मैडम, उसे खत्म करके ही खामोश किया जा सकता है। खत्म तो उसे करना है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। गायत्री ने सबकी रजामंदी से अपने बचपन के दोस्त चिंतन मुखर्जी से शादी कर ली और शादी के बाद दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में गायत्री एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए काम करने लगी। उस पेपर में गायत्री के लिखे गए आर्टिकल काफी चर्चा में रहते थे। उसके लेखों में ऐसी चिंगारी थी कि कई वर्ग के लोग उसके खिलाफ हो गए और दिल्ली में भी उसने अपने कई दुश्मन बना लिए थे। इसी बीच गायत्री का अपने पति चिंतन से तलाक हो गया। चिंतन यूएस शिफ्ट हो गए और गायत्री दिल्ली में अकेले रहने लगी। साल 2000 में उनके पिता पुरुषोत्तम महेश का देहांत हो गया, जो लखनऊ से एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका महेश पत्रिका के नाम से चलाते थे। ये पत्रिका यूपी में काफी मशहूर थी, लेकिन इस पत्रिका का कोई रेवेन्यू नहीं था। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम महेश इसे कई सालों से चला रहे थे।
उनके देहांत के बाद ऐसा माना जाने लगा कि शायद ये पत्रिका बंद कर दी जाएगी, लेकिन गायत्री ने अपने पिता की धरोहर को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इस पत्रिका को चलाने के लिए उन्होंने अपनी वो जॉब छोड़ दी जहां से उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। गायत्री अंग्रेजी की पत्रकार थीं और उनके पिता की ये पत्रिका हिंदी में छपती थी, लेकिन जल्द ही गायत्री ने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता में भी महारत हासिल कर ली। इस पत्रिका का बिजनेस गायत्री के भाई रंजीत महेश संभालते थे और गायत्री पत्रिका की संपादिका थी। साल 2001 में एक बेहद ज्वलनशील सांप्रदायिक मुद्दा देश के सामने आया। ब्रेकिंग न्यूज है। बाबा मुल्तान गिरी गुरुवंश पीठ पर सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। लीडर रमन महापात्रा ने अनाउंस किया है कि उसके धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग वहां पर नहीं आएंगे। सुंदर जी, ये सिर्फ कम्युनल राइट्स करवाने की साजिश है और कुछ नहीं। अपने धर्म का वर्चस्व कायम करके वोट की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस रिलीजियस एरिया की रिसर्च करती हूँ, लेकिन हमें ये मुद्दा सही से उठाना होगा ताकि लोगों को ये पता चले, हम उन्हें ये बता पाए कि ये संगठन सिर्फ उन्हें भड़का रहे हैं। जो धार्मिक स्थल उन दिनों विवाद का मुद्दा बन गया था, उसका इतिहास 500-600 साल पुराना था और गायत्री ने इसकी रिपोर्टिंग के लिए काफी रिसर्च की थी। बोल झूठ अब तार तार होगा, बोल झूठ अब तार तार होगा, बोल सच अब आजाद होगा, बोल सच अब आजाद होगा, बोल चाहे सच जितना भी हो कड़वा, बोल सच जितना भी हो कड़वा, बोल अब ना सच बे आवाज होगा, अब ना सच बे आवाज होगा। ये मेरा प्यारा बेटा। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, अब से झूठ का डंका नहीं बजेगा, सिर्फ सच बोला जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जिस धर्म स्थल को राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, वो जगह किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि वहां रहने वाले सभी लोगों की है। इस मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए महेश पत्रिका ने एक स्वतंत्र अन्वेषण किया और नतीजा यही निकला कि बाबा मुल्तान गिरी गुरुवंश पीठ में सालों से हर धर्म के लोग आ रहे थे, तो उसे सिर्फ एक धर्म की जागीर समझना सबकी भावनाओं का अपमान है। जनता थोड़ी नाराज है उससे। मौका अच्छा है और हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस भड़काओ और भड़काओ इस आग को, और बस मजे से अपनी रोटियां सेको। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राक्षस गण के लोग हमेशा भगवान की पूजा में विघ्न डालते आए हैं। ऐसे में कुछ राक्षस गणों ने अपने हाथ में कलम उठा ली है और उनकी कलम से मीठी छुरी वाले नफरत भरे शब्द निकल रहे हैं। वो सच नहीं लिख रहे, बल्कि ऐसा मायाजाल बुन रहे हैं कि हम अपने शास्त्रों को भूलकर उन पाखंडियों पर यकीन करना सीख लें। वो चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इस विवाद ने जल्द ही वो चिंगारी पकड़ ली कि गायत्री महेश को आए दिन मौत की धमकियां मिलने लगी। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। मैं वही लिखूंगी जो सच है। जो करना है कर लो। हेलो, पुलिस स्टेशन।
अरे बहुत खतरनाक लोग हैं और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी उनका। वो खतरनाक है इसीलिए तो उनके खिलाफ लिखती हूँ। आज उनकी वजह से हमारा देश खतरे में है। तो आपको लगता है आपके थोड़े से लिखने से पूरा देश बदल जाएगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पत्रकार पुरुषोत्तम महेश के बेटे होकर ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे आपके जैसा नहीं बनना दीदी। अरे पूरा का पूरा ऑफिस तहस नहस कर गए वो। और जानती कितना नुकसान हुआ है? मैं वो नुकसान सहन कर लूंगी, लेकिन डेमोक्रेसी को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। अब वो चाहे लाख कोशिश करे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बंद रहे, लोकतंत्र अमर रहे। उसे मारने का अभी सही समय नहीं है। इस गायत्री महेश के लिए तो कोई दूसरा ही पैतरा अपनाना होगा। गायत्री महेश रोज 9 बजे घर से निकलती है और 9:30 बजे ऑफिस पहुंचती है। उसके ऑफिस पहुंचकर उसे धमकाकर यह लिखवाना पड़ेगा कि उसने जो भी पेपर में लिखा है वो सब झूठ है। कोई चालाकी नहीं करेगा वरना गोली चल जाएगी। और तू लिख इस पे कि जो तूने लिखा था वो सब झूठ था और उसके लिए तू माफी मांगती है। लिख। गोली चलानी है चला दो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने वाली। महेश पत्रिका के दफ्तर पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी। उन चारों हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई और गवर्नमेंट ने गायत्री महेश को पुलिस सुरक्षा देने का फैसला किया, लेकिन गायत्री ने इसे ठुकरा दिया। सुरक्षा देनी ही है तो उन लोगों को दीजिए जो ऐसे लोगों के आतंक का शिकार हो रहे हैं। आए दिन निहत्थे मासूमों को मारा जा रहा है, जान ली जा रही है उनकी। मैं उनकी सुरक्षा और न्याय की मांग करती हूँ। जब तक इस देश में मासूम सिविलियन सुरक्षित महसूस नहीं करते, मैं हर खतरा मोड़ लेने के लिए तैयार हूं, चाहे वो खतरा मेरी जान का ही क्यों ना हो। अगर इस देश में हर पत्रकार पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये देश सच में आजाद हो सकता है। उसको मार के चुप किया जा सकता है, ऐसे डरने वाली नहीं है वो। अब तो डरने का भी टाइम नहीं देना है उसे, लेकिन उसे इस तरह मारना है कि उस जैसे पत्रकारों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि आगे से कभी कोई भी गायत्री महेश बनने की ना सोचे। गायत्री को डेथ थ्रेट्स ही नहीं बल्कि कई बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन गायत्री बिना डरे अपना काम करती रही। साल 2004 में वो एक नए मुद्दे से सुर्खियों में आने लगी। वो मुद्दा उस बागी समुदाय का जो पिछले कई दशकों से अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ था और बंदूक की नोक पर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। ये वो बागी ग्रुप्स थे जिनके गिरोह देश के कई राज्यों में फैले हैं और जो बीहड़ जंगलों में रहकर लगातार कई हिंसक वारदातों को अंजाम पहुंचाते रहे हैं। और गायत्री महेश ऐसे ही बागी गिरोह के एक लीडर प्रेम नायडू से मिलकर उनके इश्यूज को जनता और सरकार के सामने लाना चाहती थी। क्या कर रही हो तुम? वो बहुत खतरनाक लोग हैं और तुम उनका इंटरव्यू लेना चाहती हो? माँ, अभी उन्हें सिर्फ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। तू दिल्ली ही ठीक थी, वहीं जाओ और वो तेरी न्यूज़पेपर की नौकरी कर ले। लगता है तुम मुझे ये रोज खाना खिला खिला के ना परेशान हो गए हो, इसीलिए दूर भेजना चाहती हूँ। वैसे चिंता मत करो, थोड़े दिनों में मैं अपने पुराने वाले घर में जाके ही रहने वाली हूँ। क्या तुम अकेली रहोगी? जी सुंदर जी। गायत्री प्रेम नायडू का ईमेल आया है, वो हमसे मिलने के लिए तैयार है। दैट्स ग्रेट।
प्रेम नायडू जी, मैं जानती हूँ कि आप सरकार और सिस्टम से नाराज हैं, लेकिन हिंसा से कभी किसी मुद्दे का हल नहीं निकलता। तो अहिंसा से कौन सा इस मुद्दे का हल निकलने वाला है? पिछले 60 सालों से हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमारे लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो तुम क्या कर लोगी? मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगी, आपके मुद्दे जनता और सरकार तक पहुंचाऊंगी। तुम सिर्फ एक पत्रकार हो और तुम वही करोगी जो सरकार तुमसे कहेगी। नहीं, मैं सिर्फ वही लिखूंगी जो सच है। प्रेम नायडू जी, मैं आपकी इस नाराजगी की वजह खत्म करके आपके और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी सारी नाराजगी तुम्हारे ऊपर भी निकल सकती है। अगर मुझे मार के आप सबकी नाराजगी दूर होती है तो देश की अमन और शांति के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैडम, क्या आप कभी दिल्ली में रही हैं? हाँ, मैंने दिल्ली से ही जर्नलिज्म किया है। इनफैक्ट कुछ टाइम वहाँ जॉब भी की है। क्यों? आपने नेशनल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई की है ना? हाँ। मैंने भी वहीं से जर्नलिज्म किया है। तुमने जर्नलिज्म किया है? हाँ। यानी तुम मेरे जूनियर हो? पर फिर तुम यहाँ इनके साथ? आपकी तरह ही कुछ सालों पहले मैं यहाँ आया था, लेकिन सरकार से निराश होकर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अगर आप वाकई में हमारे लिए अपनी आवाज उठाना चाहती हैं, तो या तो आप हमारे साथ आ जाएंगी या ये जर्नलिज्म छोड़ देंगे। जर्नलिज्म तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर कर सकती हूँ। मैं यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हें और यहाँ के सभी लोगों को वहां बुला लूंगी जहाँ तुम सबको होना चाहिए। गायत्री के साहस को मौजूदा वक्त की सरकार द्वारा काफी सराहा गया और तब की सरकार ने एक पैनल बनाया जिसमें गायत्री महेश ने बागियों और प्रदेश सरकार के बीच में पुल का काम किया। और उस साल 2 बागी नेता नागा अर्जुन और श्रीकांत सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में वापस आ गए। लेकिन इसका नतीजा ये भी हुआ कि बागी समुदाय के कुछ समूह गायत्री के दुश्मन बन गए। तू हमारे लिए आवाज उठाने आई थी या हमारे आदमियों में फूट डालने आई थी? ऐसा नहीं है प्रेम नायडू जी। मैं अभी आपसे विनती करती हूँ कि आप और आपके लोग सरेंडर कर दीजिए और मैं वादा करती हूँ कि आपको आपका हक जरूर दिलवाऊंगी। गायत्री ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस मुहिम को चलाते हुए वो एक चक्रव्यूह में फंस गई और बागी समूह की जानलेवा धमकियों का शिकार बनने लगी। लेकिन इसके बाद भी गायत्री ने हार नहीं मानी और बागियों से धमकियां मिलने के बावजूद गायत्री उन्हीं के हक के लिए लिख रही थी। वो लोग बागी नहीं, हमारी तरह इंसान हैं और इस देश के नागरिक भी, जिनकी हमारी तरह कई शिकायतें हैं। वो लोग बस यही चाहते हैं कि जो लोग पावर में हैं वो उनके मुद्दों को समझे, ताकि वो जंगलों से निकलकर हम सबके साथ हमारे जैसी जिंदगी जी सके। लेकिन बागियों के हक की आवाज उठाने का नतीजा ये भी हुआ कि देश के कई वर्गों के लोग बागियों का फेवर करने के लिए उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाने लगे और चारों तरफ से उनको घेरा जाने लगा। बहुत हो गई नारेबाजी, वो औरत नहीं सुधरने वाली, उसकी मौत ही इस क्रांति का समाधान है। साकेत, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे इंटरव्यू दिया, थैंक यू। लेकिन मैं तभी सरेंडर करूंगा जब सरकार की तरफ से हमारी शर्तें पूरी करने का एश्योरेंस मिलेगा। तुमने मुझे इस इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है वो मैं अपनी मैगजीन के नेक्स्ट एडिशन में जरूर पब्लिश करूंगी। हेलो गायत्री, बुरी खबर है, साकेत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। व्हाट? कब हुआ एनकाउंटर? कहां पर? पुलिस काफी दिनों से उसको ट्रेस कर रही थी और उसका लखनऊ आना जाना भी था, वहीं पे मार दिया। लेकिन अगर पुलिस उसे ट्रेस कर रही थी तो वो अरेस्ट भी तो कर सकते थे, मारा क्यों? पुलिस की अपनी थ्योरी होती है, शायद वो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहते हो, मारना चाहते हो। सुंदर जी, सच क्या है ये तो मैं पता लगा लूंगी। आप एक काम कीजिए, मैं चाहती हूँ साकेत का इंटरव्यू नेक्स्ट नहीं इसी एडिशन में पब्लिश हो। आप तैयारी कीजिए, मैं ऑफिस आ रही हूँ। तुम मेरी फाइल्स के साथ क्या कर रहे हो रंजीत?
और ये मैं क्या सुन रही हूँ रंजीत, तुमने साकेत का इंटरव्यू छापने से मना कर दिया? हाँ, मैंने मना किया। दीदी, आप उस बागी का इंटरव्यू छापकर साबित क्या करना चाहती हैं? क्या हमारा जनन उन बागियों का पक्ष लेता है? मैं किसी का पक्ष नहीं लेती रंजीत, मैं बस उनकी आवाज जनता तक पहुंचाती हूँ। साकेत अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन आज से सच मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे हमारी मैगजीन में क्या पब्लिश होगा और क्या नहीं। ये जर्नल मेरे भी पापा का है रंजीत, और ये उनके सिद्धांतों पर चलता है। लेकिन साकेत का इंटरव्यू पब्लिश नहीं होगा। जरूर होगा, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। गायत्री, मैं समझ सकता हूँ तुम आज बहुत अपसेट हो। तुम्हारे भाई ने सबके सामने तुम्हारे साथ। सुंदर जी, मुझे इस वक्त सिर्फ इस बात की टेंशन है कि मेरे इतने सारे राइट अप्स रेडी हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी और मीडिया हाउसेस को भी नहीं दे सकती क्योंकि कोई उसे पब्लिश नहीं करेगा। गायत्री, तुम्हारे भाई ने सबके सामने तुम पर बंदूक तान दी और तुम्हें राइट अप्स के पब्लिश की टेंशन है? मुझ पर बहुतों ने बंदूक तानी है सुंदर जी, लेकिन मैंने हमेशा वही किया जो सही था। गायत्री महेश और उनके भाई रंजीत महेश का वैचारिक मतभेद अब उनके परिवार की कलह का कारण भी बनने लगा। इस इशू को और ना बढ़ाते हुए गायत्री ने अपने भाई के खिलाफ की गई एफआईआर को वापस ले लिया और वो परिवार से अलग रहने लगी। अब उन्होंने अपने ही नाम से गायत्री महेश पत्रिका निकालने का फैसला किया। गायत्री ने अपनी पत्रिका के पहले एडिशन में बागी नेता साकेत राजन के फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए उसका आखिरी इंटरव्यू अपनी पत्रिका में पब्लिश किया। गायत्री कभी नहीं रुकी। जब जब उसकी लेखनी से कटु सत्य का प्रहार हुआ, तब तब अन्याय और अधर्म डगमगाते नजर आए और इस डगमगाहट में वो खुद भी घायल हुई, लेकिन उसने अपने सर पर कफन बांध रखा था। गायत्री महेश की पत्रिका देश की अकेली ऐसी पत्रिका थी जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं छपता था। उसका रेवेन्यू सिर्फ सर्कुलेशन से आता था। इस कड़े संघर्ष के बावजूद गायत्री ने अपनी लेखनी से कभी समझौता नहीं किया। हर छोटे बड़े मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा उसकी पत्रकारिता के सफर का वो मुद्दा बन गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मुद्दा ज्वेलरी शॉप ओनर संजीव वर्मा से जुड़ा। मेरा एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप है। मेरे साथ राजीव जोशी और प्रमोद राय ने 3 लाख का फ्रॉड किया है। क्या नाम बताए? राजेश जोशी और प्रमोद राही, पार्टी लीडर्स? जी मैडम, वो दोनों नेता है और वो अपने पावर का रौब जमा रहे हैं। पुलिस भी मेरा कंप्लेंट नहीं ले रही है मैडम, क्योंकि मेरे पास उस फ्रॉड का सबूत नहीं है। संजीव जी, आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे कितने भी बड़े नेता हों, मैं उनका पर्दाफाश करूंगी। गायत्री, तुमने जिस प्रमोद राही और राजेश जोशी लीडर के खिलाफ लिखा था ना, उनके वकील ने लीगल नोटिस भेजा है। तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस किया है और झूठ छापने का आरोप लगाया है। ये प्रमोद राही, राजीव जोशी पहले तो है नहीं जिन्होंने मुझ पर केस किया हो। लेकिन गायत्री, एक के बाद एक अब 15 डिफेमेशन के केस चल रहे हैं तुम पर। मुझे तो लगता है कि तुम्हें झूठे केस में फंसाकर ये लोग तुम्हारे काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं। सुंदर जी, 15 तो क्या, 50 केस भी हो गए ना मुझ पर, तो भी मेरा काम करने का तरीका कभी नहीं बदलेगा। यूं तो गायत्री पर 15 डेफेमेशन केसेस चल रहे थे, लेकिन ज्वेलर संजीव वर्मा के लिए आवाज उठाना गायत्री के लिए भारी पड़ गया। संजीव उन नेताओं से डर गया और अदालत में अपने बयान से मुकर गया, और इसकी वजह से गायत्री को इस केस में 6 महीने की सजा हुई और कुछ समय जेल में रहने के बाद गायत्री जमानत पर रिहा होकर बाहर आई। गायत्री बेटा, तुम क्यों अपने दुश्मन बढ़ा रही हो? लोग जब तुझ पे पत्थर फेंकते हैं, पुतला जलाते हैं तुम्हारा, तो मुझे बहुत डर लगता है। माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? अरे पापा तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लिखते थे ना। उन्हें कुछ हुआ नहीं ना, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। एक मैडम। हाँ सुंदर जी। गायत्री, तुमने सोशल मीडिया पे लेटेस्ट न्यूज देखी? कौन सी न्यूज? यही कि राज्य सरकार ने वहां धार्मिक जुलूस निकालने से मना कर दिया है जहां पर दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब मैंने चेक किया तो ऐसा कोई सर्कुलर निकला ही नहीं है। ऐसी झूठी न्यूज वायरल हुई तो राज्य सरकार के ऊपर तो लोगों का गुस्सा निकलेगा ही, साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों पर भी। सुंदर जी, 2 दिन में ये 6ठी फेक न्यूज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कम्युनल राइट हो सकती है।
आजकल फेक न्यूज फैक्ट्रीज ने जन्म ले लिया है और अफसोस ये है कि बहुत से मीडिया हाउसेस प्रशासन के इशारे पर ऐसी फेक न्यूज दिखा रहे हैं। उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि इससे देश को कितना नुकसान पहुंचेगा। पिछले दिनों सामने आई सभी फेक न्यूज और उनके पीछे की सच्चाई आपको ये आर्टिकल पढ़ के मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो गैर जिम्मेदार पत्रकार और संपादक कौन है जो जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसकी आंखों में आंखें डाल के मारना है मुझे गायत्री को। अब बस उसके मौत का मुहूर्त निकालना है, समझे? सुंदर जी, आज मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम मिला और मैंने पूरे स्टाफ की सैलरी क्लियर कर दी। आई फील सो हैप्पी एंड रिलैक्स टुडे। ऐसा लग रहा है आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। गॉड ब्लेस यू गायत्री। मुझे पता नहीं कि तुम भगवान को कितना मानती हो, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ है। वो मेरे साथ है या नहीं ये तो पता नहीं, पर आजकल शैतान भगवान से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और ऐसे शैतानों के खिलाफ मैं अपनी ये लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, बोलिए। हेलो, क्या क्या हुआ है गायत्री को? माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? सर, इन्होंने कॉल किया था और इन्होंने गोली मारने वाले को देखा है। बताइए। हाँ सर, मैं यहीं बगल में रहता हूँ और सर जब गोली चलने की आवाज सुनी तो चल निकल, चल निकल। बाइक का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था और अंधेरा भी था साहब। अरे जाने नहीं, दो आप लोग पीछे पीछे हटिए। आप लोग अंदर जाने दो। आप लोग पीछे हटिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है गायत्री महेश की मां मंद्रा महेश और उनके साथ में गायत्री महेश की बहन जानी मानी फिल्मकारा सुनीता भी यहाँ पहुंची हैं। कर दिया गया। उनकी हत्या के बाद देश के कई पत्रकारों और उनकी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने अलग अलग जगहों पर कैंडल मार्च निकाले।
सोशल मीडिया पर उनकी हत्या को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। इस हत्या को लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा था, लेकिन यह साफ था कि गायत्री की हत्या की मंशा रखने वाला कोई एक नहीं बल्कि कई थे। रिवाइंड करो वापस। और सर ये एंट्री गेट की फुटेज। ये किलर और बाइक पर बैठा आदमी कौन है, फुटेज में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा और बाइक का नंबर भी विजिबल नहीं है। गायत्री महेश को मौत के घाट उतारने वाले शूटर्स की पहचान का कोई भी क्लू फिलहाल पुलिस को नहीं मिला था। गायत्री महेश की हत्या के बाद मीडिया, प्रेस और उसके समर्थकों की मांग पर प्रदेश सरकार ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। सर, मैंने गायत्री के भाई रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी एक्टिविटी चेक की। फिलहाल को सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सर उसने गायत्री की हत्या का शक बागी समुदाय पर जताया था, जिनसे गायत्री को पिछले कई समय से धमकियां मिल रही थी। आप में से कोई जानता है कौन हो सकते हैं ये लोग? सर हमें नहीं पता। कितने बेरहमी से मारा है मेरी बच्ची को। सर मुझे लगता है कि दीदी की हत्या के पीछे उन बागी समुदाय के लोगों का हाथ है, जो बार बार हमें फोन करके धमका रहे थे। ये नफरत इसलिए थी क्योंकि दीदी ने उनके 2 लोगों को मेन स्ट्रीम में लिया था। हो सकता है ये सब उन्होंने किया। फिर भी गायत्री महेश के भाई रंजीत पर नजर रखो और अपनी एक टीम उस रेबल अफेक्टेड एरिया में भेजो। ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो दोनों शूटर्स उसी बागी समुदाय के हैं क्या, और जिन 2 बागियों नागार्जुन और श्रीकांत ने गायत्री महेश के कहने पर सरेंडर किया था उनसे भी एक बार पूछताछ करो। ओके सर। सर गायत्री महेश की बॉडी से जो बुलेट्स मिले, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक वो 7.65 mm कंट्री मेड पिस्टल के हैं। हो सकता है ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का हो। एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं सबको रिमांड पे लो, और गायत्री महेश के खिलाफ जितने भी डिफेमेशन केसेस चल रहे थे मुझे सबका अपडेट चाहिए। ओके सर। उन शूटर्स की पहचान पता करने के लिए पुलिस एक तरफ हिस्ट्री शीटर्स से पूछताछ कर रही थी, तो वहीं पुलिस की एक स्पेशल टीम रिबेल्स अफेक्टेड एरियाज में इस हत्या में बागियों की भागीदारी का पता लगाने का क्लू ढूंढ रही थी, और सरेंडर कर चुके बागी नेता नागार्जुन और श्रीकांत से भी पूछताछ की जा रही थी। कुछ बागी समूहों की तरफ से पुलिस को थ्रेट मेल भेजा गया। हमारे इलाके में जितने भी खबरी और पुलिस वाले भेज रखे हैं उन्हें वापस बुला लो, वरना गायत्री महेश की हत्या के केस से नहीं बल्कि अपने लोगों के गायब होने से हैरान हो जाओगे तुम लोग। सर मैंने कई हिस्ट्री शीटर्स और संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला सर। लेकिन सर हाल ही में कैद हुए कॉन्टैक्ट किलर से पता चला है कि यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक राजन नाम का आदमी रहता है, जो इस तरीके के इलीगल हथियार सप्लाई करता है जिससे गायत्री पर हमला हुआ था। इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करो और ये भी पता करो कि इस तरह के और कौन कौन से इलीगल आर्म डीलर्स हैं। हो सकता है हमें उनसे ये पता चले कि वो 7.65 mm की कंट्री मेड पिस्टल जिससे गायत्री महेश पे हमला हुआ था वो किसके द्वारा किसको भेजी गई थी। राइट सर। और एक बात विकास, भले ही सीसीटीवी फुटेज में उन शूटर्स का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस आई विटनेस से एक बार दोबारा मिलकर उन शूटर्स का स्केच बनवाने की कोशिश करनी चाहिए। राइट सर। सर इस फाइल में उन 15 डेफेमेशन केसेस के अपडेट्स हैं जो गायत्री महेश के ऊपर चल रहे थे। पुलिस ने गायत्री महेश पर चल रहे सभी 15 केसेस से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की, जिनमें वो 2 पॉलिटिशियंस प्रमोद राही और राजेश जोशी भी थे, जिन्होंने गायत्री को जेल भिजवाया था। गायत्री के भाई रंजीत से भी पूछताछ की गई, जिसने गायत्री पर बंदूक तान दी थी, और उस न्यूज एडिटर से भी पूछताछ की गई जिसके चैनल द्वारा दिखाई गई कई फेक न्यूज को गायत्री ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। ऐसे कई लोगों को सस्पेक्ट समझकर पूछताछ की जा रही थी, और काफी मशक्कत के बाद उन शूटर्स का स्केच भी तैयार कर लिया गया था जिन्होंने गायत्री पर गोली चलाई थी। इन स्केचेस को और सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक कर दो, और लोगों से ये अपील करो, किसी को इस बारे में कोई भी जानकारी है तो हमसे संपर्क करें। ओके सर। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही थी, लेकिन गायत्री के मर्डर को गायत्री के समर्थक तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुई 3 जर्नलिस्ट की हत्या से भी जोड़ रहे थे, और उन जर्नलिस्ट की विचारधारा भी गायत्री महेश से मिलती थी। केन मूर्ति, तमिलनाडु के जर्नलिस्ट की हत्या गायत्री महेश की हत्या से 53 दिन पहले हुई थी, और ये अरविंद विचारे और महेंद्र देशमुख
ये दोनों महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट थे। सर, ये तीनों मर्डर केसेस के अपडेट्स इस फाइल में हैं। पुलिस ने तीनों केसेस को स्टडी किया और चारों मर्डर केसेस के एमओ में सिमिलैरिटीज पाई गई। इन तीनों जर्नलिस्ट की हत्याओं में से सिर्फ महाराष्ट्र के अरविंद विचारे के केस में उसी तरह की 7.65 mm कंट्री मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था जिससे गायत्री महेश को गोली मारी गई थी। वैसे देखा जाए तो इन चारों केसेस का मोडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसा ही है। लगता है सर गायत्री महेश की हत्या में भी उसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जिन पर इन तीनों जर्नलिस्ट की हत्या का शक जताया गया था। उस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कई लोगों के खिलाफ कई तरह के केस दर्ज हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के 5 लोग फरार हैं। उन 5 में से ये 3 माया पवार, शंकर बोरकर और विजय पाटिल, इन तीनों को केएन मूर्ति, अरविंद विचारे और महेंद्र देशमुख की हत्या का सस्पेक्ट ही नहीं, जब से ये तीनों फरार हैं इनको इनके मर्डर्स का एक्यूज भी समझा जा रहा है। वैसे तो ये कहना मुश्किल है कि ये दोनों शूटर्स इन तीनों में से 2 हो सकते हैं, लेकिन इन फोटोज और इन स्केचेस को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब एक ही एज ग्रुप के हैं, तो ये दोनों शूटर्स इन तीनों में से 2 हो सकते हैं। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस केस से जुड़ी जानकारियां प्रदेश के गृह मंत्री को सौंपी, जिसके बाद गृह मंत्री श्री ऋषिकेश गिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारे प्रदेश की पुलिस ने उन कातिलों की पहचान कर ली है जिन्होंने पत्रकार गायत्री देवी को खामोश करने की कोशिश की और उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन गायत्री महेश की विचारधारा हमेशा अमर रहेगी। लेकिन सर वो लोग कौन हैं जिन्होंने गायत्री महेश का मर्डर किया? देखिए, हम अभी इस बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होंगे। मैडम, हमने गायत्री महेश जी की श्रद्धांजलि के लिए प्रोग्राम रखा है, आप लोग आइएगा जरूर। इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या को महोत्सव बना के रख दिया। क्या हुआ? कौन था? वही लोग थे जो कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कभी अपने राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए रोज रोज मेरी बेटी की हत्या का मुद्दा बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कैसी बात कर रही हो माँ? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गायत्री दीदी की दिल से इज्जत करते थे। गायत्री की हत्या को 5 महीने गुजर गए, लेकिन आज भी उसके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। पता नहीं मेरी जीते जी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हम आजकल ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन क्या अपनी बात खुलकर बोलना ह्यूमन राइट्स नहीं? पहले हमारे देश में ऐसे कई पत्रकार थे जो सच लिखने से कभी नहीं डरे, लेकिन उन्हें इस तरह से कभी धमकाया नहीं जाता था, कभी नहीं। मुझे अफसोस है इस अराजकता पर कि आज के दौर में सच बोलने की कीमत गोली खाकर चुकानी पड़ती है। पत्रकार केएन मूर्ति पर गोली चलाई गई, अरविंद विचारे पर गोली चलाई गई, महेंद्र देशमुख पर गोली चलाई गई, लेकिन चाहे ये हमें छन्नी छन्नी कर दे, पर सच न कभी दबा था न कभी दबेगा। बोल झूठ अब तार तार होगा, बोल झूठ अब तार तार होगा, बोल सच अब आजाद होगा, बोल सच अब आजाद होगा। स्वस्थ लोकतंत्र वो होता है जहां सभी मतों और विचारों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत होता है। गायत्री महेश का देश के लोकतंत्र पर विश्वास था। उनके लेखों में सच का सही प्रकाशन था या नहीं, उनकी आलोचनाएं अच्छी थी या बुरी, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम आजकल सिर्फ उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे पक्ष में बोलते हैं। हमारे विरोध में बोलने वालों को हम अपना शत्रु ही क्यों समझते हैं। एक वक्त था जब अपने आलोचकों को गंभीरता से सुनने के लिए ज्ञान की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि हम सब में सुनने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।